एपिसोड 131 टू 140। अध्याय 131। एटली काफी उदास होकर घर लौटा। ओल्गा हैरिस ने उसे एक नज़र देखा और हौंफते हुए कहा, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? क्या कोलिंस परिवार ने तुम पर हाथ उठाया? ये सब बड़े लोग हैं। वे इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं कि ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर आदमी से पंगा ले? ये तो सरासर असभ्यता है। वे 2 सुरक्षा गार्ड थे। एटली ने इस बारे में और कुछ बताने की इच्छा नहीं जताई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रोजमेरी योली के निजी राज सबके सामने उजागर करने की हिम्मत करेगी। एटली ने बिना कुछ कहे गहरी सांस ली। वह रोजमेरी के स्वभाव को भली भांति जानता था। मुसीबत आने पर वह अपने परिवार को भी बलि का बकरा बनाने से नहीं हिचकिचाती थी। रात के 9 बज रहे थे और इटली की 14 दुकानें और 4 हवेलियां अभी भी बाजार में बिकने के लिए मौजूद थीं। मेलोडी के वकील ने फोन किया। महोदय, यदि हमें आधी रात तक आपका मुआवजा नहीं मिला तो हमारे पास आपकी बेटी द्वारा मेलोडी के काम की नकल करने का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। रुको, मुझे थोड़ा और समय दो। इन संपत्तियों के न बिकने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आपके पास 3 घंटे बचे हैं। फोन रखने से पहले वकील ने ये कहा। एटली बुरी तरह घबरा गया था। वह 3 दिनों से अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। वह उन्हें 3 घंटे में कैसे बेच पाता? और भला कौन घर ढूंढेगा या व्यावसायिक संपत्ति की तलाश करेगा? आधी रात को प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और पूरी रकम एक साथ चुकाना चाहते हैं। उसने जल्दी से एजेंट को फोन किया। क्या रुकावट है? हम इन संपत्तियों को क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? सर, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कीमत बहुत अधिक है और आप पूरी रकम एकमुश्त मांग रहे हैं। 14 दुकानें और 4 आलीशान घर जिनकी कीमत 18 मिलियन थी, आम आदमी के लिए शायद ही वहन करने योग्य थे। तो फिर कीमत कम कर दो। हमें आधी रात से पहले इन संपत्तियों को हर हाल में बेचना ही होगा। फोन रखने के बाद एटली समय को बीतते हुए देखता रहा। 10 बजे हैं, 10:30, 11 बजे। ओल्गा और योलांडा हैरिस सोफे पर बैठी थी, इतनी घबराई हुई थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। एजेंट ने अभी तक फोन नहीं किया था। डर से कांपते हुए योलांडा ने ओल्गा की आस्तीन पकड़ ली। माँ, क्या मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा? बकवास बंद करो। हालांकि ओल्गा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से हार मान चुकी थी। 11 बज चुके थे और शायद वे अपनी संपत्तियां बेच नहीं पाएंगे। तभी एटली के फोन की घंटी बजी। यह एजेंट का फोन था। वह बेहद खुश था और ओल्गा और योलांडा भी उत्साहित हो गईं। आखिरकार कोई तो दिलचस्पी दिखा रहा है। क्या हमने उन्हें बेच दिया? एटली ने राहत की सांस लेते हुए फोन उठाया और कहा, मुझे पता था कि मेरी संपत्तियां बिक जाएंगी। वे प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं। सर, हमें बहुत सारी पूछताछ मिली है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया है। एजेंट ने असहजता से कहा। उन्होंने कहा कि अगर कुल कीमत 8 मिलियन होगी तो वे खरीद लेंगे। 8 मिलियन? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मेरी संपत्तियों की कीमत कम से कम 18 मिलियन है। वह उन्हें 8 मिलियन में खरीदना चाहता है। क्या उसे लगता है कि वह मेरी संपत्ति हड़प सकता है? सर, काफी देर हो रही है। शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एटली ने गुस्से में फोन काट दिया। बातचीत सुनने के बाद ओल्गा अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। वह हमसे कीमत 10 मिलियन कम करने को कह रहा है। क्या वह पागल है? लुटेरे भी इतने साहसी नहीं होते। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एटली ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था। एटली के बेचने से इनकार करने की बात सुनकर रोजमेरी मुस्कुराए और सावधानीपूर्वक कुछ निर्देश दिए। 11 बज रहे थे। अचानक एटली का फोन बज उठा और सबकी उम्मीदें फिर से बढ़ गईं। कॉलर आईडी देखे बिना ही एटली ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या हमने बेच दिया? महोदय, मैं वकील बोल रहा हूं। आपके पास आधा घंटा बचा है। मैंने आपको वह बयान भेज दिया है जिसे हम जारी करने वाले हैं। अगर तब तक हमें भुगतान नहीं मिला तो हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। रुको। एटली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही वकील ने फोन काट दिया। इस संदेश में योलांडा की छवि बेहद खराब तरीके से पेश की गई थी। अगर यह जानकारी लीक हो जाती तो हैरिस परिवार को निश्चित रूप से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता। ओल्गा ने फोन लिया और योलांडा को संदेश पढ़कर सुनाया। दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। ये 11:15 का समय था। ओल्गा गिड़गिड़ाने लगी, क्या हमें संपत्तियों को 8 मिलियन में बेच देना चाहिए? योलांडा की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण है।
हालांकि वे जानते थे कि यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर रोजमेरी योलांडा के दुर्व्यवहार को सार्वजनिक कर देती तो पूरे देश को पता चल जाता। तब तक योलांडा के माता पिता और उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ चुकी होगी। एटली बेहद अनिच्छुक था, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। पैसा तो बस भौतिक संपत्ति है। वैसे भी अगर माँ अपने शेयर योलांडा को दे देती है तो हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी, है ना? हमें बेच देना चाहिए। योलांडा की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण है। एटली, हमारे पास समय कम होता जा रहा है। खरीदार को भी पूरी रकम का इंतजाम करने के लिए समय चाहिए। संकोच करना बंद करो, बस इन्हें बेच दो। अंततः ओल्गा की विनती के बाद एटली ने फोन उठाया और एजेंट को फोन किया। ये सुनकर कि वह बेचने को तैयार है, एजेंट ने तुरंत खरीदार से संपर्क किया। कुछ देर बाद उसने अतली को अजीब लहजे में वापस फोन किया। सर, खरीदार ने कहा कि अगर कीमत 7 मिलियन तक गिर जाती है तो वह खरीद लेगा। खरीदना? क्या? मुझे लगा था कि यह 8 मिलियन है। वह फिर से कीमत क्यों कम कर रहा है? एटली गुस्से में था। उसे कहो कि वह इलाके में इसी तरह की संपत्तियों का बाजार मूल्य देखे। उसे पहले से ही बहुत सस्ता मिल रहा है और वह अभी भी। क्या वह मोलभाव करना चाहता है? क्या उसे लगता है कि हम उसे बेचने के लिए बेताब हैं? क्या उसे लगता है कि हम बेवकूफ हैं? सर, कृपया शांत हो जाए। मैं नहीं बेच रहा, एटली ने गुस्से से कहा और फोन काट दिया। ये सुनकर कि उसने बेचने से इनकार कर दिया है, ओल्गा और योलांडा घबरा गईं और उसका मन बदलने की कोशिश करने लगीं। अभी रात के 11:50 बज रहे हैं। अगर उन्होंने इसे जल्द से जल्द नहीं बेचा तो खबर फैलते ही उन्हें इसे बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिस्टर डायलन बस हमसे मजाक कर रहे हैं। एटली ने हताशा में और अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह न मिलने पर शिकायत की। ओल्गा और योलांडा आंसुओं से भीगे चेहरों के साथ उससे विनती करने लगी। कुछ समझाने बुझाने के बाद एटली का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। उसने अपना फोन उठाया और कहा, ठीक है, 7 मिलियन ही सही, लेकिन मुझे यह एक मुश्त अभी चाहिए। एटली ने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिए थे। जैसे ही दूसरा पक्ष भुगतान करके उस पर हस्ताक्षर करेगा, अनुबंध प्रभावी हो जाएगा। यार, वो कह रहा है कि वो इसे तभी खरीदेगा जब इसकी कीमत 6 मिलियन होगी, वरना वो सोने चला जाएगा। क्या कहा? 6 मिलियन? एटली खुशी से उछल पड़ा। हाँ, अगर रकम 6 मिलियन है तो वह पूरी रकम चुका देगा, अन्यथा वो सौदा रद्द कर देगा। एटली बेहद गुस्से में था। जैसे ही वह कोई समझौता नहीं कहने वाला था, ओल्गा घुटनों के बल गिर पड़ी और धीरे से विनती करते हुए बोली, 6 मिलियन ठीक है। जब तक हमारे पास उम्मीद की एक किरण है तब तक हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं। घड़ी की सुई तेजी से चल रही थी। रात के 11:55 बज चुके थे। भारी मन से एटली ने दांत पीसते हुए कहा, बिक गया। भगवान का शुक्र है। एजेंट ने राहत की सांस ली और झटपट सौदा तय कर लिया। रात 11:58 बजे तक एटली के फोन पर $6 मिलियन के हस्तांतरण का संकेत मिला। जल्दी करो, उस लड़की को पैसे भेज दो, ओल्गा ने हड़बड़ी में कहा, समय कम बचा है। आंसू रोकते हुए एटली ने ठीक आधी रात होते ही पैसे ट्रांसफर कर दिए। ओल्गा और योलांडा ने तुरंत ऑनलाइन जांच की। कोई खबर नहीं मिली। रोजमेरी ने साहित्यिक चोरी का खुलासा नहीं किया। आखिरकार उन्हें चैन की सांस मिली। लेकिन एटली बेहद निराश थे। 18 मिलियन की शुरुआती कीमत वाली यह संपत्ति केवल 6 मिलियन में बिक गई थी। ये तो सरासर धोखा है। वह घोर निराशा में अपना सिर हाथों में थामे बैठा था। ओल्गा जानती थी कि उन्हें अभी भी 5 मिलियन का कर्ज चुकाना है और उन्हें और भी संपत्तियां बेचनी होंगी। उसने एटली को दिलासा देते हुए कहा, ये सब हमारी बेटी के लिए है। आखिरकार उसने वहां 18 साल तक कठिन जीवन बिताया है। इसे उसके लिए मुआवजा समझो। माँ और पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। योलांडा की आंखों में आंसू आ गए और उसने माफी मांगी। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर एटली उसे और दोष नहीं दे सका। उसने बस इतना कहा, याद रखना, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो इसे मत लेना, ठीक है? पिताजी, मैंने सबक सीख लिया है। अगर यह मेरा नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगी, योलांडा ने अपने होंठ काटते हुए कहा। उसका दिल रोजमेरी के लिए नफरत से भरा हुआ था। तभी उसका फोन बज उठा। उसने पहले सोचा कि यह जैकरी पेंटर है, क्योंकि उसने उसे 3 दिनों से फोन नहीं किया था। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसका चेहरा बदल गया। क्या आप लाइकी कस्टमर सर्विस हैं? इतनी देर तक काम करते हैं? 24/7। आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हमारी कस्टमर सर्विस वाकई 24/7 उपलब्ध है।
आपने अवार्ड सेरेमनी में लाई की ड्रेस, गहने और हाई हील्स पहनी थी। आपने किसी और के काम की नकल की है, इसलिए आपने हमारे ब्रांड को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में अगर आप हमारे उत्पाद पहनते हैं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो। योलांडा को लगा कि उसने गलत सुना है। स्पष्टीकरण मांगने से पहले ही कॉल कट गई। फिर उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसे ब्रांड द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और वह अब लाए उत्पादों को पहनने के योग्य नहीं है। क्या हुआ? ओल्गा ने उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। माँ, किसी तरह रोजमेरी ने मुझे लाई से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके ब्रांड की छवि खराब कर दी है। योलांडा ने हताशा में चिल्लाकर कहा। क्यों? वह पहले ही इतना पैसा खो चुकी थी और अपने माता पिता, प्रेमी और जनता के सामने इतनी शर्मिंदगी झेल चुकी थी। क्या इतना काफी नहीं था? अब उसे लाई द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये तो हद से ज्यादा था। शीर्ष, ये तो बस एक ब्रांड है, इसमें बड़ी बात क्या है? उन्होंने तो आपको फोन करके बताया भी है। ये तो बस आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्से में हैं। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एक ग्राहक को निशाना बना रहा है। इसका क्या मतलब है? अध्याय 132। मम्मी, मैं क्या करूं? मैं अब लाई के प्रोडक्ट्स नहीं पहन सकती। ये तो बस एक ब्रांड है, जान। मैं तुम्हें बाद में और भी लिमिटेड एडिशन दिला सकती हूँ। ओल्गा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। बस करो रो, बच्ची। क्या एक ब्रांड के लिए ये सारे आंसू बहाना वाकई सही है? माँ, तुम मुझे समझ नहीं पाती हो। लाई एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था जिसे अपने नवीन डिजाइनों के लिए कई मशहूर हस्तियों, सोशलाइट्स और अमीर लड़कियों द्वारा पसंद किया जाता था। लाई के उत्पाद पहनकर वह जहां भी जाती, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती। लेकिन अब रोजमेरी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। ठीक है, ओल्गा केवल दिलासा देती रही। इस दौरान ज़ैकरी ने 3 दिनों से योलांडा से संपर्क नहीं किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 3 दिन बिना उससे संपर्क किए रह पाएगा। शायद वह उससे उतना प्यार नहीं करता था जितना वह सोचता था। इन 3 दिनों में योलांडा ने चाहे कुछ भी कहा हो या कितने भी फोन किए हों, ज़ैकरी ने उन सभी को अनसुना कर दिया। उसे थोड़ा दुख हुआ। ज़ैकरी की माँ सोफे पर बैठी उसे नहाकर बाहर आते हुए देख रही थी और ठंडे स्वर में बोली, रुको जरा। माँ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि हैरिस परिवार की उस लड़की से रिश्ता तोड़ लो, क्या तुमने ऐसा किया? ज़ैकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसने ये कहा नहीं, लेकिन उनका रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। मैं चाहता हूं कि तुम रोजमेरी के पीछे जाओ। ज़ैकरी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। पहले रोजमेरी हैरिस परिवार की लड़की थी, हमारी उससे सगाई हुई थी। उसने किसी न किसी स्तर पर आपको अपना मंगेतर माना होगा और आपके लिए उसके मन में भावनाएं रही होंगी। लेकिन फिर योलांडा बीच में आ गई और योलांडा के साथ इतनी चालाकी से काम लेना। माँ, योलांडा कोई साजिश नहीं रच रही है। ज़ैकरी ने उसे टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके व्यवहार में कौन सी बात साजिश की ओर इशारा नहीं करती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये देखने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ? ज़ैकरी की माँ योलांडा के इस विचार को बर्दाश्त करती रही कि वह प्रतिभाशाली है क्योंकि इटली ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन अब हैरिस परिवार का पतन हो रहा था और योलांडा की प्रतिभा एक धोखा साबित हुई। बेहद गुस्सा दिलाने वाला। तुम रोजमेरी से कह सकते हो कि तुम उसके साथ रहने को तैयार हो, चाहे वह हैरिस परिवार की बेटी हो या नहीं, भले ही उसका जन्म परिवार बेहद गरीब हो। पैंथर परिवार अपनी सामाजिक स्थिति को कम करने को तैयार है, बशर्ते कि कार्यक्रम के दौरान वह सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि वह मिस्ट्रो मेलोडी है और मौके पर ही पियानो की कुछ धुनें बजाए। माँ, क्या आप सपना देख रही हैं? ज़ैकरी ने उनकी कल्पना को बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या आपको पता है कि मास्ट्रो मेलोडी कितना कमाती है? सिर्फ टैक्स में ही वह लाखों खर्च करती हैं। हमारे परिवार की सारी संपत्ति शायद उनकी आधी भी नहीं होगी। मास्ट्रो मेलोडी हमेशा से ही सादगी पसंद थी और अमीरों की सूची में हिस्सा नहीं लेती थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से शीर्ष पर होती। हैरिस परिवार और पेंटर परिवार उसके सामने टिक नहीं पाए। क्या वो कुछ ही गाने बजाकर इतना कमा लेती है? बिल्कुल। वह कुछ देर सोच में पड़ गई। क्या ये और भी बेहतर नहीं है? एक ऐसी महिला से शादी करना जो पैसा कमाना जानती हो, एक पाखंडी महिला से शादी करने से बेहतर है ना? ज़ैकरी कुछ अवाक रह गया। सिर्फ इसलिए कि वह रोजमेरी को पाने की कोशिश कर रहा था, क्या वह उसे स्वीकार कर लेगी? रोजमेरी के व्यक्तित्व के कारण आम लोग उसे संभाल नहीं पाते थे। अगली सुबह तड़के
जैसे ही रोजमेरी बाहर जाने वाली थी, उसने एडिथ को ये कहते हुए सुना, सुश्री रोज, आपका भाई लगातार 2 रातों से आपका इंतजार कर रहा है। भाई? रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। वो वापस आ गया है? हाँ, विदेश में अपना सारा काम खत्म करते ही आपका भाई आपसे मिलने के लिए तुरंत वापस आ गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से आप सुबह जल्दी निकल जाती हैं और देर से लौटती हैं, उसने अभी तक आपसे मुलाकात नहीं की है। इतना कहकर एडिथ ने धीरे से पूछा, क्या तुम आज रात के खाने के लिए घर आ सकते हो? उसे पता चल गया था कि उसका भाई सचमुच अपनी बहन से मिलना चाहता है। लेकिन रोजमेरी को याद आया कि काम के बाद उसे मॉली को उसके पेशेवर ज्ञान के बारे में पढ़ाना था। मुझे रात के खाने के लिए थोड़ी देर हो सकती है, मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचने की कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया, एडिथ मुस्कुराए, तुम्हारा भाई तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। हाल ही में रोजमेरी बहुत व्यस्त थी, जिससे सेरेना को हंटर कॉलिंस के करीब आने का मौका मिल गया। जैसे ही रोजमेरी घर से बाहर निकली, उसने देखा कि रोमियो अपनी कार से टेक लगाकर दूर से फोन पर बात कर रहा था। वह लंबा और सुरुचिपूर्ण था और उसकी हर हरकत से एक अनोखी शाही आभा झलकती थी। जैसे ही रोजमेरी पास पहुंची, उसने उससे यह कहते हुए सुना, हाँ आज दोपहर। फोन रखने के बाद रोमियो ने उसके लिए यात्री दरवाजा खोला। उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से नर्म हो गया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? हाँ, रोजमेरी ने ऊपर देखा और पूछा, दोपहर में कुछ कार्यक्रम है क्या? मुझे जल्दी से विदेश जाना है। रोमियो ने झुककर उसकी सीट बेल्ट बांध दी। मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। मेरे जाने के दौरान अपना ख्याल रखना। मैं बच्ची नहीं हूं। रोमियो की भौहों में हल्का सा उभार आ गया। मैं काम खत्म करके जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। आहा, तुम सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हो। रोजमेरी जानती थी कि वह उसके बारे में जरूरत से ज्यादा चिंतित है। चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसकी यह बात सुनकर रोमियो की आंखों में नरमी आ गई। तुम्हारे बगल में जो थैला है वह तुम्हारे लिए ही है, एक नजर डाल लो। रोजमेरी ने उसे खोला और उसमें न केवल मासिक धर्म के लिए आवश्यक चीजें मिली, बल्कि एक गर्म पानी की बोतल और नाश्ता भी मिला। रोमियो को चिंता थी कि चूंकि वह अभी अभी लौटी थी, इसलिए कोलिंस परिवार ने शायद उसके लिए ये चीजें तैयार न की हों। अगर ये अच्छे नहीं हुए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगा। रोजमेरी को उसकी बात समझ आ गई और वह थोड़ा शर्मा गई। अदरक की चाय अलग अलग पैकेट में आती है। मासिक धर्म शुरू होने पर एक टी बैग अपने पास रखें। अगर आपको असहज महसूस हो तो गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करें। आप अपने मासिक धर्म के दौरान भी स्नैक्स खा सकती हैं। रोजमेरी को उसके दफ्तर के पास छोड़ने के बाद रोमियो ने कार का दरवाजा खोला, अनिच्छा से उसे गले लगाया और कहा, मैंने गेंदे का पौधा लगा दिया है। वापस आने पर मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, कल की प्रतियोगिता को लेकर ज्यादा चिंता मत करो। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। रोमियो ने स्नेह और कोमलता से भरे भावों के साथ उसकी ओर देखा। मैं प्रतियोगिता शुरू होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। कल मिलते हैं। रोमियो ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे एक चुंबन दिया, फिर चला गया। कंपनी में उसका दिन काफी व्यस्त रहा। काम खत्म होने के बाद रोजमेरी ने मॉली को कुछ डिजाइन तकनीकें और टिप्स सिखाए। देखते ही देखते शाम के 8 बज चुके थे। सुश्री रोज, चलिए मैं आपको रात के खाने पर दावत देती हूँ। मॉली को बहुत बुरा लग रहा था। आपने मुझे इतने सारे तरीके और तरकीबें सिखाई हैं और कल आपकी प्रतियोगिता है। मुझे आज रात आपको दावत देनी ही होगी। चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। रोजमेरी ने समय देखा, उसे अभी घर जाकर अपने भाई से मिलना था। यहाँ आसपास क्या बढ़िया मिल रहा है? आसपास सिर्फ एक बारबेक्यू की दुकान है, लेकिन वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मॉली खुशी खुशी यह कह रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत खुद को रोक लिया। कोई बात नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। चलो वहीं चलते हैं। मॉली को लगा कि वहां का माहौल मिस रोज की हैसियत के अनुकूल नहीं था। लेकिन रोजमेरी ने रोमियो द्वारा उसके लिए तैयार किया गया बैग उठाया और कहा, चलो चलते हैं। सुश्री रोज, उस बैग में क्या है? मॉली ने उन्हें कभी भी खरगोश के आकार का इतना प्यारा बैग ले जाते हुए नहीं देखा था। अप्रत्याशित रूप से यह मिस रोज के हाथ में काफी अच्छा लग रहा था। निजी सामान। रोजमेरी ने उस आदमी के बारे में सोचा और उसकी आंखों में नरमी आ गई। कंपनी से लेकर बारबेक्यू रेस्टोरेंट तक पैदल चलकर केवल 10 मिनट का ही रास्ता था। दिन के इस समय ज्यादा लोग खाना नहीं खा रहे थे। मॉली ने रोजमेरी की पसंद पूछी और काफी सारा खाना मंगवाया। वह छोटी मेज पर बैठी, 2 टिश्यू निकाले और रोजमेरी की मेज पहुंच दी। पहले साफ किया, फिर अपना।
सुश्री रोज, मुझे कल की प्रतियोगिता को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है। मॉली को डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और रोजमेरी को शर्मिंदा कर देगी। इसे बस एक और दिन की तरह समझो। रोजमेरी की निगाहें नर्म पड़ गईं। तुम बहुत अच्छा करोगे। थोड़ी देर बाद दुकानदार कुछ छोटी प्लेटें लेकर आया और बोला, मैडम, आपका बारबेक्यू तैयार है। धन्यवाद, सुश्री रोज। क्या आप इसकी खुशबू से इसकी महक महसूस कर सकती हैं? मॉली ने एक विंग उठाया और उसे दे दिया। रोजमेरी ने कहा, यह तुम्हारा है। धन्यवाद, रोजमेरी ने कहा, आप यहाँ अक्सर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह मालिक से काफी परिचित थी। हम मॉली मुस्कुराए और बोली, कभी कभी जब मैं रात 11 या 12 बजे तक काम करती हूँ तो यहाँ रुक जाती हूँ। मुझे अपनी खाने की इच्छा को शांत करने के लिए कुछ बारबेक्यू चाहिए, और मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ घर ले जाऊंगी। इस जगह का मालिक पिछले 6 महीने से इसे चला रहा था। मॉली अक्सर आती थी और कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों दोस्त बन गईं। रोजमेरी अपने परिवार के बारे में कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक 5-6 गाड़ियां आकर रुकीं और उनमें से 20 से ज्यादा गुंडे लाठियां लिए बाहर निकले और उन्हें घेर लिया। तुम कौन हो? मॉली चौंक गई और सहज ही रोजमेरी के कपड़े पकड़ लिए। तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया है ना? उन आदमियों के सरदार ने पहले रोजमेरी और फिर मॉली की तरफ देखा, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वही थे। उसने हाथ हिलाया और उसके आदमी लाठियां लेकर आगे बढ़ गए, मानो वे उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। पलक झपकते ही रोजमेरी ने झट से मॉली को ऊपर खींच लिया। कई लकड़ियां वहीं गिर गईं जहां वे बैठी थीं। सौभाग्य से वे तुरंत खड़ी हो गईं, अन्यथा उनके सिर पर चोट लग सकती थी। क्या आप लोगों ने हमें किसी और के लिए गलत समझ लिया? रोजमेरी मॉली को घसीटते हुए ले जा रही थी और वह उस मेज को देख रही थी जो पलट गई थी, जिससे बारबेक्यू और पेय पदार्थ गिरकर रोजमेरी के बैग को गंदा कर रहे थे। जैसे ही रोजमेरी उसे उठाने वाली थी, तभी कई छड़ें एक साथ उनके सिर पर फेंकी गईं। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उसने मॉली को इस अचानक हमले से बचा लिया। इस प्रक्रिया में कुछ उपद्रवियों को काबू में करने में कामयाब रहे। बस करो, कृपया बस करो। दुकानदार बुरी तरह डर गया और जल्दी से बाहर आकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं बस यहाँ थोड़ा बहुत व्यापार कर रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मारना बंद कीजिए। ये कुर्सी और मेज दोनों बिल्कुल नहीं हैं। ये 2 जवान लड़कियां हैं, क्या आप कृपया इन्हें छोड़ सकते हैं? अध्याय 133। शायद इसलिए कि उन्हें वह बात परेशान करने वाली लगी, कुछ उपद्रवी लोग अपने हाथों में लाठियां लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। पीछे हटो! घबराकर सड़क विक्रेता ने अपने हाथ हिलाए, उसका शरीर डर से कांप रहा था। रोजमेरी ने इन बदमाशों को पकड़ लिया और जमीन पर पड़ी एक छड़ी को लात मारी, जिससे वह उड़कर उनमें से एक के सिर की ओर जा लगी। जो दूसरे लोग विक्रेता से झगड़ा करने की फिराक में थे, उन्हें रोजमेरी द्वारा लात मारकर फेंकी गई कई प्लेटों से पेट या सिर पर चोट लगी। इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने अपना सारा क्रोध रोजमेरी पर निकाला। सुश्री रोज, क्या आप जानती हैं कि ये लोग कौन हैं? रोजमेरी मॉली को घसीट रही थी। एक पल उसने कई लकड़ियां एक साथ गिरते देखीं, अगले ही पल अनगिनत मुक्के और लाते हुए उनकी ओर आते देखे। मॉली इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब उन्हें क्या करना चाहिए? इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें पीटना शुरू कर दिया। रोजमेरी ने मॉली को स्टॉल के पीछे खड़ा कर दिया और विक्रेता को भी वहीं ले आई। वह अकेले ही स्टॉल के सामने खड़ी थी और 2 दर्जन उपद्रवियों का सामना ठंडे भाव से कर रही थी। तुम्हें किसने भेजा है? कुछ नासमझ बच्चे उसे उकसाने आए थे। क्या वे मृत्यु को गले लगाना चाहते थे? उन 2 दर्जन बदमाशों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपनी सारी ताकत पहले उससे निपटने में लगा दी। अगर वे उनमें से एक को पकड़ लेते हैं तो दूसरा निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देगा। ये लोग कौन हैं? दुकानदार ने दुकान के पीछे से झांककर देखा कि वे फिर से लड़ने लगे हैं। वह डर गई और पीछे हटते हुए घबराकर मॉली से पूछने लगी, मुझे कुछ पता नहीं। मॉली ने स्टॉल के बाहर की स्थिति पर नजर डाली। 20 से ज्यादा लोग मिस रोज पर हमला करने के लिए जमा हो रहे थे। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता था। चलो पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, पुलिस। दोनों ने कांपते हाथों से अपने फोन निकाले और 911 डायल करने ही वाले थे। क्या आप पुलिस को बुलाने की हिम्मत करेंगे? उनमें से कुछ ने अपनी हरकतों को महसूस किया, अपने फोन जमीन पर फेंक दिए और फिर खाने की थैली को पलट दिया। थैली ने उन्हें नीचे दबा दिया और दर्द से उन्हें चक्कर आने लगे। कई उपद्रवियों ने जानबूझकर उसने ठेले पर पैर रखा और अधिक दबाव डाला। मॉली और विक्रेता आधे ठेले के नीचे दब गए थे और दर्द लगभग असहनीय था।
ये देखकर कि उनमें रेंग कर बाहर निकलने की ताकत नहीं थी, उनमें से एक ने अपनी छड़ी उठाई और उसे मौली पर घुमाया। मौली ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। ओह, बहुत दर्द हुआ। क्या आप ठीक हैं, मैडम? विक्रेता चिंतित था। एक और उपद्रवी उसे मारने ही वाला था, उसकी उठी हुई लाठी गिरने ही वाली थी। रोजमेरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि वे खतरे में हैं। उसने तुरंत अपने सामने खड़े लोगों को निपटाया और उनकी ओर दौड़ पड़ी। एक अन्य व्यक्ति ने चाकू निकाला और मौली पर निशाना साधा। उसके आदेश थे कि उन दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए। रोजमेरी ने झटपट चाकू उठाया और अपनी आंखों के कोने से अपनी ओर आती हुई कई लकड़ियों को देखा, उन्हें अपने हाथ से रोका, जल्दी से उन्हें नीचे गिरा दिया, गाड़ी को उठाया और उन्हें बचा लिया। सुश्री रोज, क्या आप ठीक हैं? मौली ने जमीन पर पड़े 2 दर्जन गुंडों को देखा। सुश्री रोज के कौशल की प्रशंसा करने का समय नहीं था और जल्दी से पूछा, आपको चोट लगी है? उन्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, अन्यथा सुश्री रोज के कौशल को देखते हुए उन्हें चोट कैसे लग सकती है। रोजमेरी ने देखा कि उसके हाथ भी घायल हो गए थे, वे सुअर के पैरों की तरह सूज गए थे। तभी अचानक एक बदमाश ने चाकू निकाला और उसे दुकानदार की गर्दन पर रख दिया। विक्रेता इतनी डर गई कि वह बेजान सी हो गई। ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो। मौली को उम्मीद नहीं थी कि वे विक्रेता को बंधक बना लेंगे। जल्दी से अपनी कार में बैठकर उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। क्या तुम ठीक हो? मौली दौड़कर उसके पास आए, उसके हाथ घायल थे और वह उसे सहारा नहीं दे सकती थी। रोजमेरी ने जल्दी से दुकानदार को उठने में मदद की और उसकी पूरी जांच पड़ताल की। सौभाग्य से उसे केवल मामूली चोट लगी थी। यहां से निकल जाओ, मुझे यकीन है कि वे और गुंडे लाएंगे। दुकान मालकिन ने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर और चक्कर खा रही थी। रोजमेरी ने अपने बैग से पैसों का एक बंडल निकाला। इससे आज रात के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुकानदार समझ गया कि वे निर्दोष थे, उपद्रवी नहीं। बस इसे ले लो। रोजमेरी ने पैसे अपनी जेब में डाले, एक टैक्सी बुलाई और टैक्सी से निकलने के बाद ही उसने अपना खरगोश वाला पस उठाया। पस गंदा था और उसके अंदर की सारी चीजें भी गंदी थीं। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक उठी, वो पता लगाकर रहेगी कि इसके पीछे कौन है और वे इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे। सुश्री रोज, क्या हम आपको अस्पताल ले चलें? मौली लगभग रो रही थी, खुद को दोषी ठहरा रही थी। अगर उसने बारबेक्यू पर जाने का सुझाव न दिया होता तो उन पर हमला न होता। वह जगह सुनसान थी, वहां बहुत कम लोग आते जाते थे और कोई निगरानी भी नहीं थी। बस एक मामूली खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं। रोजमेरी ने अपना हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों की जांच की। क्या आपके पास घर पर वह दवा है जिसका मैंने जिक्र किया था? हाँ हाँ, मौली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। घर पहुंचकर कुछ पहन लेते हैं। सौभाग्य से कुछ भी टूटा नहीं। चलो चलते हैं। रोजमेरी सबसे पहले मौली को रिहायशी गेट तक ले गई। सुश्री रोज, वे लोग कौन थे? और आपका हाथ? कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। वे कौन थे, इस बारे में रोजमेरी को कोई जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उन्होंने आज रात खास तौर पर उन्हें निशाना बनाया था। इस झमेले में दुकानदार को भी घसीटा गया। सुश्री रोज, ज्यादा मत सोचो, कल तुम्हारा मैच है, आज रात अच्छे से आराम करो। रोजमेरी ने उसे कुछ देर तक दिलासा दिया, उसे समुदाय में प्रवेश करते देखा और फिर रिफ्लेक्शंस विला वापस जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। हंटर हमेशा की तरह समय पर सोने चला गया था। नहाने के बाद रोजमेरी ने एक दराज खोला, अपनी जरूरत की दवा निकाली, उसे अपने घावों पर लगाया और फिर एक गोली को पीसकर पाउडर बना लिया। उसने अपनी दाहिनी कलाई पर दवा लगाई और कुशलतापूर्वक उसे जालीदार पट्टी से लपेट दिया। अपना फोन निकालते हुए उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, आज रात हैरिस फैशन के अंत में हंगामा करने वाले उन 20 कुछ साल के बदमाशों को ढूंढो। क्या उन्होंने तुम्हें नाराज कर दिया? फोन के दूसरी तरफ मौजूद जैक ने रोजमेरी की नाराजगी भांप ली। अरे बाप रे, किसने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की? रोजमेरी ने अपने गंदे खरगोश के आकार वाले पस को देखा और भी चिढ़ते हुए बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे कौन है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। समझ गया। जैक ने तुरंत व्यवस्था करने में जुट गया। रोजमेरी ने खरगोश के पस को साफ किया और अंदर की सारी चीजें पोंछ दी। सौभाग्य से सामान लिपटा हुआ था, इसलिए वह ज्यादा गंदा नहीं था। हालांकि अभी उसके मासिक धर्म का समय नहीं आया था, लेकिन रोमियो की इस विचारशीलता ने उसके दिल को छू लिया। अगली सुबह रोजमेरी ने पट्टी हटा दी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने नाश्ता किया और गाड़ी चलाने के लिए गराज की ओर चल दी।
सुश्री रोज, आपका भाई फिर से पूरी रात आपका इंतजार करता रहा। एडिथ दौड़कर बोली, आज रात आप। मैं घर वापस आऊंगा। बहुत बढ़िया। एडिथ का मूड तुरंत ठीक हो गया। जब तक मिस रोज घर आ जाती, सेरेना कोई समस्या नहीं रहेगी। सेरेना को बचपन से बड़ा होते देखने के बावजूद एडिथ को मिस रोज ज्यादा पसंद थी। उसे हमेशा लगता था कि मिस रोज अधिक दयालु और मिलनसार थी। अध्याय 134 समरफील्ड प्रदर्शनी केंद्र। यहीं पर वार्षिक सोल्टेरा कप गारमेंट डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। रोजमेरी ने अपनी कार सेंटर के बाहर पार्किंग में खड़ी की और मॉली को ढूंढने के लिए मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। पूरा केंद्र प्रतियोगिता के झंडों और बैनरों से सजा हुआ था, अंदर और बाहर दोनों तरफ। वहां प्रतियोगिता का पूरा माहौल छाया हुआ था। उस दिन बहुत सारे प्रतियोगी मौजूद थे। कई पत्रकार दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें कोई प्रसिद्ध डिजाइनर दिखाई देता, वे तुरंत उसकी तस्वीर खींचने के लिए तैयार थे। मॉली एक कोने में अकेली खड़ी थी। रोजमेरी को देखते ही उसने हाथ हिलाकर कहा, सुश्री रोज, इधर आइए। रोजमेरी हल्के कदमों से चलते हुए आई। उसके चेहरे पर एक शांत आभा थी। मुझे बस रोजमेरी कहिए, मैं आज आपकी सहायक हूँ। ठीक है। मॉली ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? पिया। तुमने अपने हाथ पर पट्टी क्यों नहीं बांधी? मॉली ने उसकी दाहिनी कलाई पर चोट देखी और जल्दी से अपने बैग में कुछ ढूंढा। मैं तुम्हारे लिए पट्टी बांध देती हूँ। मैं रास्ते में कुछ पट्टी और मरहम खरीद लाई हूँ। कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। प्रतियोगिता स्थल पर उस दिन हर जगह कैमरे लगे हुए थे। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती थी। ये देखकर कि रोजमेरी का अपने हाथ पर पट्टी बांधने का इरादा नहीं था, मॉली ने पट्टी हटा दी, जिससे उसके अपने सूजे हुए हाथ दिखाई दिए। आपने कल रात पर्याप्त दवा नहीं लगाई। मॉली को उम्मीद नहीं थी कि वो एक नज़र में ही समझ जाएगी। उसने जल्दी से समझाया, कल रात मेरा मरहम लगभग खत्म हो गया था। उसे थोड़ा सा निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने अभी कुछ नए खरीदे हैं जो रास्ते में हैं, इसलिए अगर आपके हाथ में दर्द हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। जब वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो मॉली ने अपना सफल पंजीकरण संदेश दिखाया और उसे 2 प्रतियोगिता कार्ड मिले। वह 16वीं डिजाइनर थी। रोजमेरी सहायक संख्या 16 थी। वे कार्डों की मदद से आसानी से मुख्य आयोजन स्थल में प्रवेश कर गए। मॉली पहली बार ऐसी जगह पर आई थी। इतने सारे लोग और यह जगह बहुत सुंदर है। रोजमेरी ने साइनबोर्ड पर नजर डाली, इधर आइए। 1 से 20 तक के आइटम विश्राम क्षेत्र ए में हैं। उस समय एरिया ए में केवल कुछ ही डिजाइनर और सहायक मौजूद थे। जैसे ही मॉली अंदर दाखिल हुई, उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। मॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉली ने आवाज की दिशा में देखा, उतनी ही नाखुश होकर, मायरा। इतनी गरीब लड़की के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए इस तरह की जगह पर आने की हिम्मत करना। एक फैंसी ड्रेस पहने मायरा झगड़ा करने की मंशा से घमंडी अंदाज में मॉली के पास गई, लेकिन अपने बगल में खड़ी रोजमेरी को देखकर वह असहज होकर अपने उठे हुए हाथों को नीचे कर सकी। हाथ, तुम तो यहाँ सिर्फ हारने आए हो। उन्हें छूने में असमर्थ मायरा केवल उपहास करते हुए बोली, हारने पर रोना मत। छी, रोने वाली तो तुम ही होगे। मॉली ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, जो डिजाइन की समझ तक नहीं रखती, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसमें हिस्सा लेने की। प्रतियोगिता, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। मायरा ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आई हूँ? तुम नहीं हो। मॉली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हर कोई तुम्हारी तरह मेहनती और लगनशील नहीं होता। जिस चीज के लिए तुम इतने बेताब हो, उसे मैं तो बस यूं ही लापरवाही से त्याग देता हूँ। तो फिर तुम यहाँ हो ही क्यों? मॉली ने पलटवार किया। क्या तुम अपनी पिछली चोट से उबर चुके हो? रोजमेरी ने बगल से ठंडे लहजे में याद दिलाया। अब कोई दर्द नहीं है। तुम दोनों। मायरा ने गुस्से से उन दोनों को घूरा, मुड़ी और गुस्से में वहां से चली गई। आसपास मौजूद कई डिजाइनर स्तब्ध रह गए। कैसी चोट? उनका क्या मतलब था? क्या पिछली बार मायरा को उनसे चोट लगी थी? क्या यह मॉली और उसकी सहायक थी? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सनसनीखेज खबर है। मायरा को गुस्से में अपनी सीट पर वापस जाते देख डिजाइनर 1 ने झटपट उसके लिए एक कप कॉफी बनाई। मैडम, ये रही आपकी कॉफी। मायरा ने एक घूंट लिया और फिर कॉफी डिजाइनर के कपड़ों पर गिरा दी। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? मुझे माफ करना। डिजाइनर बुरी तरह डरा हुआ था। उसने अपने जले हुए हिस्से को नजरअंदाज करते हुए तुरंत माफी मांगी। मैं आपको बताना भूल गया था, इसे उबलते पानी से बनाया गया था। मुझसे दूर रहो। मायरा का मूड तुरंत बिगड़ गया।
डिजाइनर 2 ने तुरंत उन्हें कुछ मिठाई पेश की। मैडम, क्या आप एक टुकड़ा खाना चाहेंगी? मैंने सुना है कि मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। क्या तुम मुझे सुबह सुबह उल्टी या मोटापे का शिकार बनाना चाहते हो, ताकि जब मैं बदसूरत दिखूं तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना सको? डिजाइनर 2 काफी डर गई और उसने तुरंत माफी मांग ली। मैडम, आपने गलत समझा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए क्या लाए हो, कोई सस्ता स्ट्रीट फूड? मायरा ने मिठाई के ब्रांड पर नजर डाली, छोटे स्थानीय निर्माता को न पहचानते हुए, और अधीरता से चिल्लाई, दफा हो जाओ। मैडम, प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है। क्या मैं आपको कंधे की मालिश कर दूं? डिजाइनर 3 ने धीरे से पास आकर पूछा। तुम तो समझदार हो। मायरा ने उसे थोड़ी देर मालिश करने दी, फिर चिढ़ गई। नाश्ता नहीं किया? तुम्हारी मालिश इतनी कमजोर क्यों है? डिजाइनर 3 ने जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा ली। आह! मायरा ने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया। डिजाइनर 3 का संतुलन बिगड़ गया और वह दर्द से चीखते हुए दीवार से टकरा गई। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। तुम सब यहां से निकल जाओ। डिजाइनर 4 धीरे से एक छोटा पंखा लेकर पास आया। मैडम, थोड़ी ठंडक ले लीजिए, यहाँ थोड़ी गर्मी है। चलिए मैं आपको पंखा कर देता हूँ। क्या तुम लोग मेरे बालों को पंखा करके खराब करना चाहते हो? दफा हो जाओ। मायरा ने नाराजगी से उनकी तरफ देखा। अगर हम इस बार टॉप 10 में नहीं आ पाए या मौली को नहीं हरा पाए तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाएंगे। कंपनी बेकार लोगों को खाना नहीं खिलाती। लोग, जी हाँ महोदया। चारों डिजाइनर हालांकि अंदर ही अंदर गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन वे अपने गुस्से को बस पी गए। मैं समझ गई। मौली को बात समझ आ गई। भले ही यह प्रतियोगिता व्यक्तिगत डिजाइनरों के लिए है, लेकिन कई कंपनियां अपने डिजाइनरों को इसमें भाग लेने के लिए बाध्य करती हैं। अगर उन्हें अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती है तो उनकी तनख्वाह में कटौती हो सकती है, या फिर नौकरी से निकाल भी दिया जाए। मोली ने स्थिति को देखा और रोजमेरी से कहा, वे चारों डिजाइनर कूपर परिवार की फैशन कंपनी के लिए काम करते हैं। मुझे यकीन है कि मायरा उन्हें अक्सर तंग करती होगी। मायरा बेहद अहंकारी, मनमौजी और अतिवादी थी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, रोजमेरी ने गपशप में दिलचस्पी न लेते हुए कहा। यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं शौचालय जा रही हूँ। मैं भी। मौली मायरा का घमंडी प्रदर्शन नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह रोजमेरी के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही रोजमेरी शौचालय से बाहर निकली, किसी ने आश्चर्य से उसका नाम पुकारा। रोजमेरी। आवाज सुनते ही रोजमेरी समझ गई कि यह किसकी आवाज है। उसने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, बस अपने हाथ धोए और जाने के लिए तैयार हो गई। योलांडा, क्या तुम उसे जानती हो? योलांडा के साथ मौजूद डिजाइनर 9 ने उसकी आंखों में शत्रुता देखी। ऐसा लग रहा था कि वह रोजमेरी को सिर्फ जानती ही नहीं थी, बल्कि उससे द्वेष भी रखती थी। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई, अब खुश हो? योलांडा ने रोजमेरी का रास्ता रोक दिया। रोजमेरी ने उस नासमझ व्यक्ति को देखा और बेपरवाही से कहा, तुम्हें यहाँ उछलते कूदते देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। लगता है तुमने पिछली बार से कोई सबक नहीं सीखा है। अध्याय 135। योलांडा काफी गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही उसने रोजमेरी के गले में लटका हुआ एक टैग देखा, जिस पर सहायक संख्या 16 लिखा था, वह जोर से हंस पड़ी। मेरे पिताजी ने तुम्हें 6 मिलियन दिए थे, क्या हुआ? तुमने सब खर्च कर दिया। अब तुम्हें किसी छोटी कंपनी में सहायक के रूप में काम करना पड़ रहा है। तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? डिजाइनर नंबर 9 ने तुरंत कहा, योली, वह कोलिंस परिवार की एक सहायक कंपनी के लिए काम कर रही है। रुको, तुम्हारा मतलब उस बेहद अमीर कॉलिंस परिवार से है? बिल्कुल। योलांडा के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, एक अरबपति की कंपनी में भी वह अभी भी एक सहायक है, सारे छोटे मोटे काम करती है। उसके लिए जीवन कठिन है। रोजमेरी चुप रही। हैरिस परिवार के बिना तुम्हारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घर जाकर अपने माता पिता के सामने घुटने टेककर माफी मांगता। शायद वे इतने खुश हो जाएं कि मुझे कुछ जेब खर्च दे दें। हो सकता है कि आपको कठपुतली बनकर रहने में कोई दिक्कत न हो, लेकिन मुझे नहीं। रोजमेरी ने योलांडा के गले में लटके टैग पर नजर डाली, जिस पर सहायक शब्द भी लिखा हुआ था। वह डिजाइनर नंबर 9 के साथ गई थी। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुझे लगा था कि तुम एक डिजाइनर हो। रोजमेरी के पास उसके लिए समय नहीं था और वह जाने ही वाली थी। योलांडा ने उसे फिर रोका, मैं ये टैग अनुभव हासिल करने के लिए पहन रही हूँ, तुम्हारी तरह गुलामी करने के लिए नहीं। हम दोनों एक जैसी नहीं हैं।
योलांडा बड़े गर्व से बोली, मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ और मुझे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिलेगा। मैं तो बस यहाँ उद्योग को समझने आई हूँ, इसमें क्या बुराई है। रोजमेरी को ये बात बहुत हास्यास्पद लगी और हल्की हंसी के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि आपका पारिवारिक व्यवसाय इस महीने तक चल पाएगा? योलांडा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? आपका परिवार दिवालिया हो रहा है। बकवास बंद करो। रोजमेरी के जाते ही योलांडा गुस्से से चिल्लाए, मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, एक गरीब परिवार की लड़की हूँ जिसे काम करना पड़ता है। अगर मैं दिवालिया भी हो जाऊं, तब भी तुम्हारी तुलना में मेरी हालत बेहतर ही होगी। देखते हैं। रोजमेरी सीधे ब्रेक एरिया की ओर चल पड़ी। योलांडा गुस्से से आग बबूला थी। योली, ये कौन है? डिजाइनर नंबर 9 खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। रोजमेरी को जाते हुए देखकर योलांडा ने दांत पीसते हुए कहा, वह तो बस एक मामूली इंसान है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है। योलांडा का पालन पोषण एक सफाईकर्मी ने किया था और उसे डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह आज यहाँ सहायक के रूप में अपने ज्ञान का विस्तार करने और शायद थोड़ा बहुत हुनर दिखाने के लिए आई थी। अपनी कीमत बढ़ाने और संभवतः पेंटर परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालांकि वह यहाँ एक सहायक के रूप में थी, कंपनी के डिजाइनर उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसकी हर तरह से सेवा कर रहे थे। आपको उनसे बेहतर प्रदर्शन करना होगा, समझ गए? हाँ। डिजाइनर नंबर 9 ने तुरंत सहमति जताई और रोजमेरी और मॉली कैसी दिखती थी, इसका मानसिक रूप से ध्यान रख लिया। जैसे ही रोजमेरी ब्रेक एरिया में लौटी, एक धनी युवती ने उसे घमंड भरी नजरों से देखा और उसकी ओर बढ़ गई। रोजमेरी ने ऊपर देखा। जाहिर तौर पर वह डिजाइनर कपड़ों में सजी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली उस महिला को पहचान नहीं पाए। सोल्टेरा कप गारमेंट डिजाइन प्रतियोगिता के मानदंड वाकई गिर गए हैं। भला कब से एक निर्लज महिला को इसमें भाग लेने की अनुमति मिल गई? धनी महिला की टिप्पणी ने तुरंत रोजमेरी के आसपास मौजूद एक दर्जन लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिससे रोजमेरी खुद बहुत असमंजस में पड़ गई। मोली गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? रोजमेरी, बेशर्म, क्या तुम अंधी हो या बिल्कुल बेवकूफ? अभी माफी मांगो। अमीर लड़की ने मौली की तरफ एक नजर डाली। जाहिर तौर पर वह इस गरीब लड़की को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसके बजाय उसने रोजमेरी को घमंडी भाव से देखा। तुम खुद को क्या समझते हो? महज एक मामूली सहायक जो किसी की मंगेतर को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी औकात भी पता है? तुम इतने बेशर्म हो कि मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। रोजमेरी बेहद गुस्से में थी। तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल क्यों देना पड़ता है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा दोस्त बहुत क्षमाशील है। अगर मैं होता तो। इससे पहले कि अमीर लड़की अपना वाक्य पूरा कर पाती, रोजमेरी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार पर पटक दिया। आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अमीर लड़की अविश्वास से भरी हुई थी, उसकी पीठ और गर्दन दर्द से तड़प रही थी। तुम क्या कर रहे हो? अगर आप बीमार हैं तो अस्पताल जाइए। यहाँ आकर पागलपन का नाटक मत कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूं? धनी लड़की उसकी मजबूत आभा से भयभीत हो गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, छोड़ दो। कौन बेशर्म है? रोजमेरी ने अपनी पकड़ और कस ली। अगर तुमने यह बात साफ नहीं की तो तुम आज यहाँ से नहीं जा पाओगे। रोजमेरी, शांत हो जाओ। मौली को डर था कि कहीं वह कल रात की तरह कई लोगों को पीट न दे। हिम्मत है तो मेरे साथ कुछ भी करके दिखाओ, मानो या न मानो। अमीर लड़की अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि तभी रोजमेरी ने उसका गला तब तक दबाया जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। छोड़ दो। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। आपके पास 30 सेकंड हैं। रोजमेरी आज खराब मूड में थी और कोई उसे फिर से उकसा रहा था। तुम किसी और के मंगेतर को चुरा रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। अमीर लड़की हौंफ रही थी। जैसा मैंने सोचा था, तुम जैसे लोगों में शर्म नहीं होती, तुम अपनी गलती भी नहीं मानते। बस करो। मौली उस पर चिल्लाए, फिर जल्दी से रोजमेरी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, रोजमेरी, गुस्सा मत करो, पहले छोड़ो। रोजमेरी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उस अमीर लड़की को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हौंफते हुए एक शब्द कहा, सेरेना। रोजमेरी ने हाथ छोड़ दिया क्योंकि उसे काफी हद तक अंदाजा था कि क्या हो रहा है। वह अमीर लड़की बेहोश हो गई और कुछ डिजाइनर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। हे भगवान, उसकी गर्दन पूरी तरह लाल हो गई है, कोई प्राथमिक चिकित्सा किट लाओ। उसे आखिर क्या हो गया है, वो तुम्हें इस तरह गला घोंट रही है। वह रीड परिवार की सबसे लाडली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
तुम्हें अभी माफी मांग लेनी चाहिए, वरना अगर यह बात रीड परिवार तक पहुंच गई तो न केवल तुम बल्कि और भी लोग इसमें फंस जाओगे। इसे देखने वाले लोग उस अमीर लड़की की पहचान का अनुमान लगाने लगे। वह रीड परिवार की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी है, ब्रुकलिन। कोई भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जो कोई भी उस अनुभव को जीना चाहता है जिससे वह अभी गुजरी है, वह अभी आगे आए। रोजमेरी की बर्फीली निगाहें डिजाइनरों पर घूम गईं। वे इतने भयभीत थे कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, जिससे उनका पहले वाला अहंकार पूरी तरह से लुप्त हो गया। उन सभी ने अभी अभी रोजमेरी को ब्रुकलिन का गला घोंटते हुए देखा। उनके उग्र स्वभाव की बराबरी शायद केवल मैकमिलियन परिवार के उस सज्जन से ही की जा सकती थी। वे दोनों ही बेहद डरावने थे, लोगों में भय पैदा करते थे। रोजमेरी ने ठंडे लहजे में ब्रुकलिन की ओर देखा। क्या तुम्हारे अच्छे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया कि वह किसका मंगेतर है? तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रुकलिन ने कुछ बार खांसा। आखिरकार उसकी सांस वापस आए और उसने अनिच्छा से रोजमेरी की तरफ देखा। ये बात तो सभी बड़े परिवारों को पता है, क्या तुम यहाँ अफवाहें फैला रही हो? अध्याय 136। रोजमेरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने झट से अपना फोन निकाला, सेरेना का नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। कोलिन्स परिवार में लौटने पर उसे यह नंबर मिला था। सेरेना ने अपने माता पिता से यह नंबर छुपाने की जिद की थी और कहा था कि वे साथ में स्पा जाने या कॉफी पीने की योजना बना सकते हैं। रोजमेरी अपनी बेटी के साथ करीबी बहन की भूमिका नहीं निभाना चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता को असहज महसूस कराने से बचने के लिए उसने नंबर सेव कर लिया। हालांकि उसने कभी कॉल नहीं किया। देखते ही देखते कॉल लग गई। बहन। फोन के दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई। सेरेना द्वारा बहन कहकर पुकारे जाने से ब्रुकलिन के लोग दंग रह गए। यहाँ क्या हो रहा है? सेरेना उस लड़की को बहन क्यों कह रही थी? क्या वे सचमुच रिश्तेदार थे? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? रोजमेरी की आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। क्या तुम रोजमेरी हो? सेरेना थोड़ी हैरान थी। वह घर पर अपने माता पिता के सामने एक अच्छी लड़की होने का नाटक कर रही थी। बहन, क्या तुम्हें आज प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था? अगर तुम्हें मेरी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। किसमें मदद चाहिए? ये सुनकर केनेथ और लुइसा दोनों ने सेरेना से रोजमेरी को स्पीकर पर डालने और उससे ये पूछने का आग्रह किया कि क्या वह कोई आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज, अपना पहचान पत्र भूल गई है या कोई जरूरी काम है। वे यथासंभव मदद करना चाहते थे। सेरेना ने अपने माता पिता के सामने अच्छा दिखने की उम्मीद में तुरंत कॉल को स्पीकर पर डाल दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोमियो की सगाई किससे हुई है? इस अचानक पूछे गए सवाल ने सेरेना को चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया कि रोजमेरी ने अचानक उसे फोन करके ये सवाल क्यों पूछा। क्या चल रहा है? केनेथ और लुइसा भी असमंजस में थे। रोजमेरी अपनी प्रतियोगिता से ठीक पहले इस मुद्दे को क्यों उठा रही थी? रोजमेरी की हल्की सी आह ने सेरेना को वास्तविकता में वापस ला दिया। हालांकि सेरेना को रोजमेरी के असली इरादे का पता नहीं था, फिर भी उसने अपने माता पिता के सामने सौम्य और आकर्षक होने का दिखावा किया। बेशक यह आप ही हैं। बीप बीप बीप। रोजमेरी ने फोन काट दिया, फिर ब्रुकलिन की तरफ देखा, मानो कह रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सेरेना की बातों से ब्रुकलिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह इस लड़की को बहन क्यों कहेगी? वह ऐसा क्यों कहेगी कि रोमियो उस लड़की का मंगेतर था? आखिर चल क्या रहा था? ये निश्चित रूप से सेरेना की आवाज थी। रिफ्लेक्शंस विला में वापस। सेरेना हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोजमेरी ने अचानक फोन क्यों काट दिया। जब उसने कोशिश की, दोबारा फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। सेरेना, क्या हो रहा है? रोजमेरी खुश नहीं लग रही थी। तुम्हारे और रोमियो के बारे में। पापा मम्मी, गलतफहमी मत पालिए, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। सेरेना भी अनजान थी और उसने जल्दी से समझाया, मुझे नहीं पता कि बहन अचानक क्यों परेशान हो गई और मुझसे ऐसा क्यों पूछा। चिंता मत करो, मैं उसे मैसेज कर दूंगी। बाद में। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, उसे परेशान न करें और उसे ध्यान केंद्रित करने दें। हालांकि लुइसा ने ये कहा, फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि रोज के आने का इंतजार करना जरूरी है। वापस जाओ और उससे इसके बारे में पूछो। ठीक है। सेरेना ने अपनी बेचैनी को कुछ देर के लिए दबा लिया और सोचने लगी कि रोजमेरी आखिर कर क्या रही है। अगर उसे पता होता कि रोजमेरी यह सवाल पूछने वाली है तो वह कॉल को स्पीकर पर नहीं डालती। ठीक उसी समय प्रतियोगिता की घंटी बज उठी। पहले से लेकर 20 तक तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है।
घोषणा सुनकर विश्राम क्षेत्र ए में मौजूद लोग घबराकर इंतजार करने लगे। सूट पहने हुए पुरुष मेजबान विशाल मंच पर दाखिल हुए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, प्रतियोगियों और निर्णायक मंडल, वार्षिक सोल्टेरा कप गारमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रतियोगिता ने कई उत्कृष्ट डिजाइनरों को जन्म दिया है। उन्होंने अपने डिजाइनों के माध्यम से हमारी संस्कृति को कई देशों में फैलाया है। आज हम इस उद्योग में कुछ बड़े नामों को पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। हमारे पास सोल्टेरा फैशन डिजाइनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष फ्लोरा, एक फैशन पत्रिका की प्रधान संपादक शेरी, महिला परिधान एसोसिएशन की अध्यक्ष टैस, फैशन टाइम्स की अध्यक्ष मेलिन और कॉलिंस कॉर्पोरेशन के सीईओ हंटर हैं। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। इसके अलावा नीचे बैठे 200 दर्शकों में उद्योग जगत की सर्वश्रेष्ठ हस्तियां भी शामिल हैं। प्रसिद्ध डिजाइनर, अनुभवी फैशन विद्वान, फैशन विशेषज्ञ, फैशन गुरु आदि प्रतियोगिता की निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मौके पर ही मतदान करेंगे। रोजमेरी, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, मॉली ने भीड़ के पीछे से मंच की ओर देखते हुए कहा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जब आप इतने सारे लोगों के सामने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन अब केवल 200 दर्शकों के सामने आप घबरा रहे हैं। रोजमेरी ने अपने मोबाइल गेम में मग्न रहते हुए कहा। तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। उसका मन मोबाइल गेम खेलने का भी कर रहा था। उनके आसपास मौजूद डिजाइनर तनाव से पीले पड़ गए थे। हम क्या कर सकते हैं? क्या घबराने से कोई फायदा होता है? रोजमेरी ने बेफिक्री से पूछा। मोली ने अपना सिर हिलाया। घबराहट से कोई फायदा नहीं होता और इससे केवल आपके प्रदर्शन पर ही असर पड़ता है, तो क्यों ना आप अपनी सोच को बदलें और साहस के साथ इसका सामना करें। रोजमेरी की बातें सुनकर उनके आसपास के डिजाइनरों को मानो कोई ज्ञानोदय हो गया हो। बात समझ में आ गई। वह देखने में बहुत जवान लगती थी, लेकिन उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी। आज इस प्रतियोगिता में 120 डिजाइनर भाग ले रहे हैं। अब मैं पहले दौर के नियम घोषित करूंगा। हर 20 डिजाइनर का एक समूह बनेगा और वे एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंत में केवल 30 डिजाइनर और उनके सहायक दूसरे दौर में पहुंचेंगे। इस खबर से भीड़ में हलचल मच गई। प्रतियोगियों ने भी दबाव महसूस किया। 120 में से केवल 30 ही दूसरे दौर में पहुंच सकते हैं, यानी 3/4 एक ही बार में बाहर हो गए। ये तो भयावह है। प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है और माहौल पहले से ही घुटन भरा हो गया है। मैंने सुना है कि आज कुछ जाने माने जमीनी स्तर के डिजाइनर भाग ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह की रचनाएं लाएंगे। मैंने सुना है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली डिजाइनर मॉली भी इसमें भाग ले रही हैं। सच में, मुझे वो पसंद है। उसका नंबर क्या है? मुझे नहीं पता। एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ मेजबान ने घोषणा की। अब आइए प्रतियोगियों के पहले समूह का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जजों की सीटों पर बैठे कॉलिंस कॉर्पोरेशन के सीईओ हंटर ने भावहीन भाव से अपनी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिका दी। पहले समूह में 20 डिजाइनर थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक सहायक था। उन्होंने सबसे पहले डिजाइनरों के चेहरों का बारीकी से निरीक्षण किया। उनमें से कोई भी रोजमेरी जैसा नहीं दिखता था। रोजमेरी का नंबर क्या है? उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से धीरे से पूछा। फैशन टाइम्स की अध्यक्ष मेलिन को स्पष्ट रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रोजमेरी, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। श्रीमान कॉलिंस, क्या आप उन्हें जानते हैं? मुझे पता लगाने दीजिए। उन्होंने सारी जानकारी खंगाली, लेकिन 120 डिजाइनरों में उन्हें रोजमेरी का नाम नहीं मिला। देखते हैं। हंटर ने जानकारी अपने हाथ में ली और सबसे पहले डिजाइनरों की सूची जांची। अभी भी रोजमेरी का नाम नहीं था। क्या वह सहायक हो सकती है? उसने दोबारा जांच की और उसे नंबर 16 दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो मंच पर एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। अध्याय 137। अध्याय 137। घनी पलकों के नीचे उसकी आंखें चमकीली थीं, उसकी नाक नाजुक थी और उसके होंठ लाल पंखुड़ियों जैसे थे। हालांकि वह अपनी मां से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी सहज शालीनता और कुलीनता ने उसे बिना किसी प्रयास के ही भीड़ से अलग पहचान दिलाई। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। क्या वह उसकी बहन रोजमेरी थी? वह वाकई बेहद खूबसूरत है और अच्छे व्यवहार वाली प्रतीत होती है। लेकिन वह सहायक के रूप में प्रतियोगिता में क्यों भाग लेगी? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही थी? हंटर असमंजस में पड़ गया। मंच अर्धवृत्ताकार था, जिस पर 120 डिजाइनर और सहायक दर्शक दीर्घा की ओर मुख करके खड़े थे और बीच में एक स्क्रीन द्वारा उन्हें अलग किया गया था। उनके पीछे लगी एक बड़ी स्क्रीन उनकी हर हरकत को बड़ा करके दिखा रही थी। मेजबान ने हाथ में माइक लिए उत्साहपूर्वक घोषणा की। पहले दौर में आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए कपड़ों और सहायक सामग्रियों का उपयोग करना है।
आपके पास 40 मिनट हैं। डिजाइनर और उनके सहायक आपकी कल्पना के अनुसार सबसे खूबसूरत और अनोखी पोशाक तैयार करेंगे। सुंदर परिचारिकाएं सामग्री और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कतार में खड़ी हो गईं। और अब प्रतियोगिता शुरू हो। घड़ी चालू करो। मेजबान के मंच से जाते ही सभी डिजाइनरों ने डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक डिजाइनर को एक ही प्रकार का सफेद जालीदार कपड़ा और एक जैसे सहायक उपकरण दिए गए थे, मोती, स्फटिक, सीक्वेंस इत्यादि। ये जालीदार कपड़ा वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मॉली ने ट्रे पर रखे कपड़े को छूते हुए कहा, रोजमेरी, तुम क्या डिजाइन करना चाहती हो? आपके पास कोई विचार है? जब मैंने वो जालीदार कपड़ा देखा तो मुझे तुरंत शादी की पोशाक याद आ गई। मॉली के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न हम शादी का गाउन डिजाइन करें? लेकिन ये एक्सेसरीज तो कमाल की हैं। मॉली ने देखा कि ट्रे सामग्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। मुझे लगता है कि बहुत से डिजाइनर अपनी पोशाकों को सुरुचिपूर्ण दिखाने के लिए मोती, सीक्वेंस और राइनस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो यह मौलिक नहीं रहेगा। रोजमेरी की नज़र ट्रे पर रखे रंगीन कढ़ाई के धागे पर पड़ी और उसे एक विचार आया, चलो गुलाब की कढ़ाई वाली एक सफेद शादी की पोशाक बनाते हैं। तुम पोशाक को काट लो और मैं उस पर लाल धागे से गुलाब की कढ़ाई करूंगी और पत्तियों के लिए हरे धागे का इस्तेमाल करूंगी। बहुत बढ़िया विचार। मॉली तुरंत उत्साहित हो गई और कपड़े को काटने के लिए एक रूलर और कैंची उठा ली। हंटर ने देखा कि वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उसकी बहन ने डिजाइनर को कुछ विचार दिए होंगे जिससे उसे प्रेरणा और दिशा मिली होगी। जब कैमरा रोजमेरी पर केंद्रित हुआ तो वह लाल धागे से पोशाक के ऊपरी हिस्से पर कढ़ाई करने में व्यस्त थी। हंटर ने गौर किया कि उसका हाथ घायल लग रहा था। उसने अपने सूट के कॉलर पर लगे रेडियो में फुसफुसाते हुए कहा, सहायक नंबर 16 पर जूम करो। स्टेज के पीछे मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत स्क्रीन पर दिख रही छवि को बड़ा कर दिया। न सिर्फ हंटर बल्कि अब सभी ने रोजमेरी की दाहिनी कलाई पर पड़े निशान को देखा। क्या वह घायल है? और यह काफी बुरा दिख रहा था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि चोट लगने के बावजूद वह अभी भी तेजी से और कुशलता से कढ़ाई करने में सक्षम थी। एक व्यक्ति ने पूछा, वह लड़की कौन है? वह किशोरवय लग रही है। एक अन्य व्यक्ति ने हैरानी जताते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने शायद हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, लेकिन वह इतनी बढ़िया कढ़ाई कर सकती है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। रोजमेरी ने 2 रंगों के धागों को चोली के सामने वाले हिस्से पर सिला और देखते ही देखते एक सजीव गुलाब की आकृति ने सबका ध्यान खींच लिया। 10 मिनट से भी कम समय में उसने काम पूरा कर लिया। उसकी गति वाकई अद्भुत थी। अरे नहीं! उसी क्षण काटते समय मोली ने गलती से एक छोटा सा छेद कर दिया। क्षतिग्रस्त जालीदार पोशाक को देखकर वह लगभग रोने ही वाली थी। रोजमेरी, मैं क्या करूं? मैं इतनी घबरा गई थी कि मैंने कटिंग खराब कर दी। ड्रेस को नुकसान सफेद ट्यूल्स कट के सिरे पर हुआ था। रोजमेरी ने ड्रेस ली और उस पर सीधे गुलाबों का एक बड़ा सा पैच कढ़ाई कर दिया। गुलाबों से ढक जाने के बाद ड्रेस में बना छेद पूरी तरह से गायब हो गया और त्रिआयामी गुलाब ऐसे लग रहे थे मानो वे सजीव हों। रोजमेरी, तुम बहुत ही शानदार हो। ड्रेस के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पर दर्जनों गुलाबों की कढ़ाई करने के बाद पूरी ड्रेस ऐसी लग रही थी मानो कोई परिस्वर्ग से उतरी हो, गरिमा में और भव्य। जजों ने न केवल उनके काम पर ध्यान दिया बल्कि दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। अन्य चमकदार गाउनों के विपरीत उनकी पोशाक निस्संदेह मंच पर आकर्षण का केंद्र बन गई और आसानी से सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। उन्होंने एक साथ मिलकर बेहतरीन ढंग से काम किया और जल्दी से ड्रेस तैयार कर ली। सभी की निगाहें उनके काम पर थीं और लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसी समय रोजमेरी ने मोली के कान में कुछ फुसफुसाया जिसने तुरंत सफेद ट्यूल से एक सुंदर ट्रेल तैयार कर दी। रोजमेरी ने ट्रेल पर गुलाब भी सिल दिए जिससे पूरी ड्रेस और भी गरिमा में, भव्य और आकर्षक लगने लगी। जल्द ही सकारात्मक टिप्पणियां आने लगीं। नंबर 16 इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? ये किस कंपनी का है? इसका डिजाइन वाकई बहुत अच्छा है, किसी ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे लगता है कि सहायक वास्तव में बहुत रचनात्मक है। उसकी कढ़ाई कौशल स्पष्ट रूप से बाकी सभी से कहीं बेहतर है। फिर रोजमेरी ने देखा कि एक गुलाब की पंखुड़ियां उतनी सुंदर नहीं लग रही थी, इसलिए उसने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबको लगा कि वे भ्रम में हैं। क्या वह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रही है? वह अभी स्पष्ट रूप से अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका बायां हाथ इतनी अच्छी सिलाई कर सकता है। उसने वह कैसे किया? लोग अचंभित रह गए। वह दोनों हाथों से इतने सुंदर गुलाबों की कढ़ाई कर सकती थी।
हंटर को अचानक पता चला कि उसकी बहन एक रहस्यमय खजाने की तरह है, जो हमेशा आश्चर्यों से भरी रहती है। 40 मिनट पूरे हो गए। सभी प्रतियोगी कृपया रुकें। मेजबान ने मंच पर घोषणा की, अब आयोजकों ने फैसला किया है कि हम चाहते हैं कि डिजाइनर या सहायक अपने खुद के डिजाइन पहने, अपने नंबरों के क्रम में बाहर आए और जजों और दर्शकों को आपको अंक देने दें। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। एक प्रतियोगी ने जोर से पूछा, क्या हमें अपने ही डिजाइन पहनने होंगे? कई डिजाइनर चिंतित थे क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइन के प्रभाव को पाने के लिए अपनी पोशाकों को बहुत तंग बनाया था, और कुछ ने समय बचाने के लिए जल्दबाजी में बहुत सारे मोती और सीक्वेंस सिल दिए थे, जिससे नुकसान हो सकता था। पहनने पर टूट जाएगा। रोजमेरी, मेरी मदद करो, मॉली ने हाथ जोड़कर धीरे से विनती की। ये पोशाक इतनी शानदार है, ये तुम पर सबसे अच्छी लगेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व मुझसे कहीं बेहतर है। तुम इसे पहनो। नहीं नहीं, ये किसी और पर उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना तुम पर लगेगा। कृपया इसे पहन लो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मॉली लगातार मिन्नतें करती रही, बड़ी मासूम और प्यारी बनने का नाटक करती रही। अंततः रोजमेरी अनिच्छा से सहमत हो गई। एक एक करके सभी लोग मंच पर आए। रोजमेरी ने ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदले और बस अपने बाल बांध लिए। बाकी डिजाइनर और सहायक पहले ही कपड़े बदलकर इंतजार कर रहे थे। जब वे उसे मंच पर देखने गए तो आश्चर्यचकित रह गए। यहां तक कि मॉली भी हैरान रह गई। रोजमेरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। कितनी अद्भुत सुंदरता है। निस्संदेह केवल वही इस तरह की पोशाक की भव्यता को निखार सकती थी, और पोशाक ने भी उनके व्यक्तित्व को और निखार दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। स्टेज पर नंबर 10 की डिजाइनर अपनी खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर बाहर आई। अध्याय 138। एक जज ने कैटवॉक खत्म होने तक इंतजार किया, फिर आलोचना करते हुए कहा, आपकी सफेद टाइट फिटिंग ड्रेस हालांकि सुंदर है, लेकिन आपकी बगल की अतिरिक्त चर्बी को आसानी से उजागर कर देती है, जिससे पूरा लुक खराब हो जाता है। और आपका डिजाइन ये स्ट्रैप वाली ड्रेस होनी चाहिए थी, है ना? नंबर 10 के डिजाइनर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपकी पट्टियां बहुत छोटी हैं। इन्हें पहना नहीं जा सकता और इन्हें कंधों पर ही छोड़ना पड़ता है, जिससे त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं। यह अच्छा नहीं लगता। डिजाइनर नंबर 10 को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर झुका लिया। हाथ में माइक लिए जज ने उनके काम पर निराशा व्यक्त की। इस ऑफ शोल्डर ड्रेस के लिए आपके कंधे बहुत चौड़े हैं। आपने डिजाइन करते समय केवल दिखावट पर ध्यान दिया है, पहनने वाले के आराम और फिटिंग पर नहीं। मैं आपको केवल 3 अंक दे सकती हूँ। उच्चतम स्कोर 10 था। अन्य जजों ने भी कम अंक दिए और दर्शकों ने तो उससे भी कम अंक दिए। डिजाइनर नंबर 10 जानती थी कि वह अगले दौर में नहीं जा सकती, इसलिए उसने सभी को धन्यवाद दिया और जल्दी से मंच से चली गई। ये देखकर मॉली दौड़कर वापस वॉशरूम गई और रोजमेरी से बोली, रोजमेरी, मुझे क्या करना चाहिए? जज बहुत सख्त हैं और दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उच्च अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखना आसान नहीं था। रोजमेरी अपने फोन पर लगी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। सभी को लगा कि वह बस खेल रही है। रोजमेरी, तुम खेल खेलते हुए भी अच्छी लगती हो। पता नहीं क्यों, मॉली को लगता था कि रोजमेरी चाहे कुछ भी करे, अच्छी ही लगती है। मंच पर नंबर 11 डिजाइनर ने अपना वॉक किया। महिला परिधान संघ की अध्यक्ष टेस ने माइक उठाया और आलोचना करते हुए कहा, आपकी कमर कसने वाली ड्रेस की बात करें तो कमर तो हथेली जितनी ही चौड़ी है। आपको अभी असहज महसूस हो रहा होगा, है ना? डिजाइनर नंबर 11 खुद को रोक नहीं पाए और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने मान लिया कि यह वाकई बहुत तंग था। इससे आसानी से रक्त संचार में रुकावट आ सकती है। गंभीर मामलों में इससे पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। जब टेस ने ये कहा तो कुछ श्रोता हंस पड़े। टेस ने गंभीरता से कहा, यह मत सोचो कि मैं मजाक कर रही हूँ। कुछ देर पहले एक अभिनेत्री रेड कारपेट से निकलते ही अस्पताल में भर्ती हो गई थी। उसकी पसलियां टूट गई थीं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे अभी उतार दो। भविष्य में डिजाइन करते समय साइज का ध्यान रखें। 11वें डिजाइनर के जाने के बाद 12वें डिजाइनर ने मंच संभाला। उनके आने के बाद कई दर्शकों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जज भी कुछ हद तक अवाक रह गए। दरअसल मंच पर आने से पहले ही मैंने आपकी ड्रेस पर ध्यान दिया था। ऑफ शोल्डर पफ स्लीव्स, कसी हुई कमर और ड्रेस पर जड़े हुए ढेर सारे मोती, ये सब मिलकर किसी परी जैसी अनुभूति देते हैं। लेकिन जब आपने इसे पहना तो इस खूबसूरत ड्रेस की पीछे की जिपर को केवल आधा ही ऊपर खींचा जा सकता था। आपने जो ड्रेस डिजाइन की है उसका कट स्लिम है। इसे केवल बेहद पतली मॉडल ही पहन सकती हैं।
इसे पहनने के बाद वह मोटी दिखने लगी। एक डिजाइनर के तौर पर आप सिर्फ दिखावे के पीछे नहीं भाग सकते और व्यावहारिकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही आपका मोतियों का हार अच्छा नहीं लग रहा है। इससे आपकी गर्दन मोटी दिख रही है। अब बारी है प्रतियोगी संख्या 16 की। मेजबान की आवाज समाप्त होते ही रोजमेरी ने शालीनता से मंच पर कदम रखा। उन्होंने गुलाब की कढ़ाई वाला लंबा सफेद गाउन और एक सुंदर मुकुट पहना हुआ था। उनकी गरिमा में और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह किसी महल से निकली राजकुमारी की तरह लग रही थी, रूढ़ियों से परे एक भव्य व्यक्तित्व जो उच्च कोटि और कुलीन स्वभाव को दर्शाती थी। वो बहुत सुंदर है। वह तो मशहूर हस्तियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। वह किसी परी जैसी है। न केवल पोशाक खूबसूरत है बल्कि वह स्वयं भी बहुत सुंदर है। क्या वह डिजाइनर नंबर 16 की सहायक है? मैं उसे याद रखूंगा। मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे एक सेलिब्रिटी के रूप में साइन करना होगा। हे भगवान! रोजमेरी, सोल्टेरा फैशन डिजाइनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष फ्लोरा उसे देखकर लगभग अपना पानी थूक ही बैठी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मली और देखा। फिर से ये वही थी। डिजाइन जगत का ये बड़ा नाम वास्तव में इस छोटी सी प्रतियोगिता में एक सहायक के रूप में भाग ले रहा था। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद कर रही थी, या फिर यह महत्वपूर्ण व्यक्ति लंबे समय तक उच्च पदों पर रहने के कारण ऊब गया था और आम लोगों के जीवन का अनुभव करना चाहता था? क्या तुम उसे जानती हो? हंटर ने उसके बगल से पूछा। फ्लोरा को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलती से उसका नाम ले लिया है और उसने जल्दी से समझाया, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। लेकिन तुम उसका नाम जानते हो। हंटर के सवालों का सामना करते हुए फ्लोरा ने उसकी उच्च प्रतिष्ठा को देखते हुए अब और छिपने की हिम्मत नहीं की। वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन किसी को मत बताना। फ्लोरा ने हंटर को पास आने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़की एलवाई की प्रमुख है, उनकी क्रिएटिव डिजाइनर। सब उसे क्वीन एबी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम रोजमेरी है। मुझे लगता है कि वह यहाँ कुछ असली जिंदगी का अनुभव लेने आई है। नहीं तो वह सहायक क्यों बनेगी? क्वीन एबी, उनकी बहन का एक और नाम था, क्वीन एबी। हंटर अचंभित रह गया। तो लाई की स्थापना उसकी छोटी बहन ने की थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे 3D कढ़ाई इतनी उत्कृष्ट और जल्दी से तैयार की गई थी। उस जैसी बेहद खूबसूरत लड़की को मैं गलती से भी नहीं पहचान सकती। फ्लोरा ने दस्तावेज को देखते हुए कहा, क्या वह कोलिन्स परिवार की कर्मचारी है? उसे पाने के लिए आप लोगों ने कितना पैसा खर्च किया? वह तो बस उसकी असिस्टेंट महीने में $1 अरब कमाती होगी, है ना? हंटर चुप रहा। निश्चित रूप से $1 अरब से कम नहीं, ये तो उसके लिए मामूली रकम है। इसलिए उसके द्वारा खरीदा गया $25 लाख का तिपतिया घास का हार उसकी नज़र में बस एक सस्ती चीज थी। इस समय उसे अपने भीतर एक तरह का उथल-पुथल सा महसूस हो रहा था। रोजमेरी ने मंच पर एक चक्कर लगाया और जैसे ही फ्लोरा टिप्पणी करने वाली थी, हंटर ने माइक लेकर उससे पहले ही अपनी बात कह दी। क्या तुम रोजमेरी हो? रोजमेरी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। वह आदमी सुंदर था और उसकी आवाज गहरी और मैत्रीपूर्ण गुनगुनाहट थी। हाँ, मैं हंटर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उनके शब्द सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। हंटर आमतौर पर शांत और एकांतप्रिय सीईओ थे। क्या वह वाकई मंच पर मौजूद लड़की से बात कर रहे थे? रोजमेरी भी थोड़ी हैरान थी। क्या वह आज जज थे? मैं यहाँ आपके लिए हूँ। जब हंटर के मुंह से ये शब्द निकले तो दर्शक एक बार फिर आक्रोशित हो गए। क्या वह सचमुच उसके लिए यहाँ आया था? क्या वह उस पर मोहित हो गया था? क्या वह काफी तपस्वी के रूप में नहीं जाने जाते थे? हालांकि रोजमेरी बेहद खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी, फिर भी वह सिर्फ एक मामूली सहायक थी। क्या यह अंतर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं था? आज आपका प्रदर्शन शानदार था, मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। हंटर को उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल कंपनी का प्रबंधन करेगी बल्कि लाई की संस्थापक भी बनेंगी। एक डिजाइनर होने के बावजूद वह एक जिम्मेदारी निभाने को तैयार थी। कनिष्ठों की सहायता के लिए सहायक। इस तरह की उदारता और दूरदर्शिता किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अतुलनीय सुंदरता, रोजमेरी ने कहा, धन्यवाद। मैं आपके अगले प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हंटर ने उन्हें सीधे पूरे अंक दे दिए। दर्शक स्तब्ध रह गए। अध्याय 139। अध्याय 139। हंटर से परफेक्ट्स को हासिल करने वाली पहली छात्रा रोजमेरी थी। वह वाकई बहुत शानदार थी। अन्य सभी जजों ने भी उसे पूरे अंक दिए। दर्शकों ने भी उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें पूरे अंक दिए।
भले ही वे उनके डिजाइनों को न देख रहे हों, लेकिन उनकी असाधारण सुंदरता को स्वीकार करना उनके लिए स्वाभाविक था। उसके चेहरे के भावों को पूरे अंक देना भी कम होगा। वह 10 लाख अंकों की हकदार थी। स्क्रीन पर स्कोर लगातार बढ़ता रहा और अंत में रुक गया। 2500 अंक, पूरे अंक। मेजबान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 200 दर्शक, जिनमें से प्रत्येक अधिकतम 10 अंक दे सकता है, साथ ही 5 निर्णायक भी। इसका मतलब ये था कि सभी ने रोजमेरी को पूरे अंक दिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। पूरा मैदान जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो काफी देर तक जारी रही। रोजमेरी शांत दिख रही थी। जाने से पहले उसने बस थोड़ा सा झुककर अभिवादन किया। विश्राम क्षेत्र में मोली खुशी से उछल पड़ी और रोजमेरी को कसकर गले लगा लिया। रोजमेरी, तुम कमाल हो। तुम्हारी खूबसूरती के बिना इस डिजाइन को शायद पूरे अंक नहीं मिलते। ये बहुत बढ़िया है। अब हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। योलांडा ने गुस्से से बगल में मुट्ठी भींच ली। उसे इतना घमंड क्यों है? रोजमेरी के खूबसूरत चेहरे के बिना हंटर उसे कैसे देख पाता? अन्य जजों ने हंटर की वजह से ही पूरे अंक दिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दर्शकों ने आंख बंद करके उनका अनुसरण किया और पूरे अंक दिए। मायरा और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने मेज पर रखी सारी चीजें फर्श पर फेंक दी और नाश्ता करने की जगह से बाहर निकल गई। चारों डिजाइनर घबराए हुए उसके पीछे पीछे चले, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं वह नाराज न हो जाए। उन्हें इस तरह देखकर मॉली और भी खुश हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रोजमेरी, क्या हंटर तुमसे प्यार करता है? उसने अभी अभी इतने सारे लोगों के सामने कहा कि वह तुम्हारे लिए आया है और वह तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि रोजमेरी यह कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मॉली उसकी दोस्त थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में कहा, दरअसल मेरा नाम रोजमेरी कॉलिंस है। तो तुम हो रोजमेरी? मॉली को अचानक कुछ समझ आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शांत। मॉली ने अपना मुंह जल्दी से ढक लिया। वह अपना सदमा छुपा नहीं पाए। उसने उत्तेजित होकर फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप कोलिंस परिवार से हैं? क्या हंटर आपका भाई है? क्या पिछले सीईओ आपके पिता थे? सच में? हाँ। अब मॉली को आखिरकार समझ आ गया कि रोजमेरी में उस तरह की आभा क्यों थी। ये तो वंशानुगत ही होगी। वह असाधारण सुंदरता भी विरासत में मिली थी। दूसरी ओर ब्रुकलिन ने सेरेना को फोन किया। सेरेना, मैंने उस लड़की को प्रतियोगिता में देखा जिसने पिछली बार तुम्हारे मंगेतर को बहकाया था। सेरेना चौंक गई। उसे कुछ देर पहले रोजमेरी का फोन आया था। उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। ब्रुकलिन और रोजमेरी, उनके बीच जरूर कोई विवाद हुआ होगा। वह कौन है? ब्रुकलिन ने पूछना जारी रखा। सेरेना ने स्पष्ट रूप से कहा, उसे मेरी सौतेली बहन भी माना जा सकता है। उनका आपस में कोई रक्त संबंध नहीं था। वह केवल सौतेली बहन ही मानी जा सकती थी। आधी। ब्रुकलिन उलझन में थी। उसे लगा कि वह कोई रिश्तेदार या पड़ोसी है। तो क्या वह आपकी कपड़ों की कंपनी में काम करती है? क्या वह सहायक है? उसे डिजाइन का कुछ ज्ञान था, लेकिन उसकी उम्र लगभग उन्हीं के बराबर थी और उसके पास कोई उच्च स्तरीय कॉलेज की डिग्री नहीं थी। सेरेना ने अनुमान लगाया कि शायद उसके पास केवल हाई स्कूल डिप्लोमा ही होगा। तो आखिरकार वह सिर्फ एक सहायक ही तो है। ये सोचकर रोजमेरी उतनी प्रभावशाली नहीं थी। दरअसल मेरे पिताजी ने उसकी नौकरी का इंतजाम किया था। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। सेरेना को डर था कि कहीं वह कुछ गलत न कह दे और अगर उसे कोई परेशानी हुई तो स्थिति असहज हो जाएगी। उसे पता चल गया, इसलिए उसने अनजान होने का नाटक किया। लगता है तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है। क्या कहा? सेरेना ने अनजाने में अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें लगभग रुक गईं। आपका भाई एक जज है। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह उस लड़की के लिए आया था। उसने उसके प्रदर्शन की प्रशंसा की, कहा कि वह उसके भविष्य के प्रदर्शन के लिए उत्सुक है और उसने उसे पूरे अंक भी दिए। सेरेना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हंटर सचमुच रोजमेरी के लिए जज बन गया और उसने उसे पूरे अंक दिए। क्या बिल्ली है? ब्रुकलिन, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। बाद में बात करते हैं। सेरेना खुद को संभाल नहीं पाई। कॉल खत्म करने के बाद उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह 3 दिनों से उसे खुश करने की बहुत कोशिश कर रही थी और उसने रोजमेरी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसके इस प्रयास का क्या फायदा था? रोजमेरी को वापस आकर उसके माता पिता को चुराने और अब हंटर को चुराने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? हैरिस परिवार को उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहिए था। उसे इस परिवार में वापस नहीं आना चाहिए था। ये सोचते ही उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए। गुस्से से उसके दांत भींच गए। दूसरी तरफ ब्रुकलिन ने समाप्त हुई कॉल को देखा। उसे लगा कि सेरेना के बारे में कुछ गड़बड़ है।
लेकिन वह ठीक ठीक बता नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने मैसेज किया, सेरेना, तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे मंगेतर के इतने करीब क्यों है? उनके बीच क्या चल रहा है? तुमने उन्हें हाथ पकड़े हुए देखा था। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? ये संदेश मिलने पर सेरेना और भी ज्यादा नाराज हो गई। मेजबान मुस्कुराते हुए मंच पर आया और बोला, पहला दौर अब समाप्त हो गया है। शीर्ष 10 प्रतियोगियों के नाम मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर हैं। आगे बढ़ने वाले प्रतियोगियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। डिजाइनर और उनके सहायक। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले दौर में सबसे अधिक अंक पाने वाली डिजाइनर नंबर 16 और उनकी सहायक हैं। आइए उनके लिए एक बार फिर तालियां बजाएं। एक बार फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब मैं दूसरे दौर के नियम घोषित करूंगा। इन 10 डिजाइनरों में से केवल 3 ही तीसरे दौर में पहुंचेंगे। भीड़ में एक बार फिर चहल पहल मच गई थी। दर्शकों को इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के बाहर होने की उम्मीद नहीं थी। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये 10 डिजाइनर पहले से ही प्रतिभाशाली थे। एलिमिनेशन के बाद बचे हुए लोग वाकई में बहुत प्रतिभाशाली होंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रतियोगिता के बारे में समझा दूं। 10 डिजाइनर और उनके सहायकों को एक जैसी पोशाकें मिलेंगी और उन पोशाकों पर एक जैसे दाग होंगे। प्रतियोगियों को आयोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग करके इन दागदार पोशाकों को सबसे आकर्षक डिजाइन में बदलना होगा। समय सीमा 40 मिनट। इसके बाद कर्मचारियों ने कपड़े बांटना शुरू कर दिया। अब उल्टी गिनती शुरू होने दीजिए। मेजबान के नीचे उतरने के बाद मौली ने अपने हाथों में मौजूद गंदी सफेद पोशाक को देखा और असहाय महसूस करने लगी। इतनी गंदी पोशाक से वह किस तरह का डिजाइन बना सकती थी? रोजमेरी, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे विचार हैं? रोजमेरी को ड्रेस पर एक नज़र डालते ही एक विचार आया, लेकिन फिर भी उसने मौली से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें किस तरह का डिजाइन चाहिए? सिर्फ आस्तीनों पर ही नहीं, बल्कि ड्रेस और हेम पर भी दागों का इतना बड़ा क्षेत्र है कि पेंट का इस्तेमाल करने के अलावा मुझे वास्तव में कोई बेहतर समाधान नहीं सूझ रहा है। आयोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री में पेंट भी शामिल था। अमूर्त कला तत्वों से सजी ड्रेस बनाने के बारे में आपका क्या विचार है? हम इसे हाई वेस्ट स्टाइल में डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें विंटेज लुक होगा। आपको क्या लगता है? रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, मैं भी यही सोच रही थी। अध्याय 140। हालांकि मौली ने रंग सौंदर्यशास्त्र का अध्ययन किया था, फिर भी एक अमूर्त पेंटिंग बनाने का विचार उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। बस शुरू कर दो, रोजमेरी ने उसे पेंट पकड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अन्य डिजाइनरों ने अपने कपड़ों पर लगे दागों को छिपाने के लिए पेंट का सहारा लिया। यह एक त्वरित और आसान उपाय था। पेंटिंग कृतियों के विशाल सागर में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं? कुछ देर बाद मौली को अपने बचपन की एक पेंटिंग याद आई जो दीवार पर टंगी थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसे अपनी प्रेरणा मिल गई। देखो, डिजाइनर नंबर 16 के हाथों में चोट लग गई है। मुझे याद है कि उसकी सहायक भी घायल हो गई थी, है ना? चोट लगने के बावजूद वे अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से हम सभी सीख सकते हैं। और जिस तरह से वे चोटिल हाथों के साथ भी इतना शानदार काम कर सकते हैं, बाकी डिजाइनरों को वाकई खुद पर गौर करना चाहिए। हाँ, मंच पर केवल 10 डिजाइनर और उनके सहायक ही बचे थे, इसलिए जजों और दर्शकों के पास उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय था। मौली ने कपड़ों पर लगे दागों को काले, हरे और भूरे रंग से रंगना शुरू कर दिया। यह अनाड़ीपन से बनाया हुआ लग रहा था, जैसे किसी बच्चे ने बिना किसी विशिष्ट आकार के बेतरतीब ढंग से चित्र बनाया हो। भले ही वह रंगों की समझ रखती है और उसने काले, धूसर, सफेद, नीले, हरे और भूरे रंगों का सही इस्तेमाल किया है, फिर भी ये किसी पेंटिंग से ज्यादा एक बच्चे की बनाई हुई बेतरतीब रेखाचित्र जैसी दिखती है। शायद उसने कभी पेंटिंग करना सीखा ही नहीं। जब तक डिजाइन अद्वितीय नहीं होगा, तब तक वह शायद शीर्ष 3 में नहीं पहुंच पाएगी। कितनी अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि वह प्रतिभाशाली है। मुझे यह एहसास नहीं था कि उसकी चित्रकला कौशल इतनी खराब है। जब मौली ने ड्रेस पर पेंटिंग पूरी कर ली, तो बाकी डिजाइनर और सहायक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस प्रतियोगिता में हर कोई एक दूसरे को देख सकता था। केवल 10 प्रतियोगी और उनके सहायक बचे थे, इसलिए किसी ने भी धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं की। योलांडा ने मौली के काम पर एक नज़र डाली और उपहास उड़ाते हुए कहा, कितनी बुरी हालत है। उस समय योलांडा 9वें डिजाइनर के बगल में एक सहायक के रूप में खड़ी थी, जिसका काम केवल सामान पहुंचाना था और कुछ नहीं। सौभाग्य से इस दौर में 9वें डिजाइनर ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने एक पारंपरिक तेल चित्रकला बनाई।
स्कर्ट पर बने फूल और पक्षी इतने सजीव थे कि योलांडा को यकीन हो गया कि वे जीत जाएगा। इसी बीच मायरा के डिजाइनर नंबर 1 और 2 पहले ही बाहर हो चुके थे। डिजाइनर नंबर 3 ने कलात्मक कल्पना से परिपूर्ण स्कर्ट पर काले और सफेद रंग का एक परिदृश्य चित्रित किया। डिजाइनर नंबर 4 ने फूलों की चित्रकारी की। स्कर्ट पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जो आंखों को सुकून देने वाला दृश्य था। इसके विपरीत मॉली द्वारा विभिन्न रंगों से बनाई गई बेतरतीब सी आकृति में न केवल एक विशिष्ट पैटर्न का अभाव था, बल्कि वह अव्यवस्थित भी लग रही थी। रोज, मुझे पेंटिंग करना उतना अच्छा नहीं आता। मॉली ने अपनी पेंटिंग को देखा, लेकिन मुझे लगता है कि पहनने पर यह अच्छी लगेगी। इसके बाद बारी थी टेलरिंग डिजाइन की। मॉली ने कैंची उठाई, अतिरिक्त आस्तीन काट दी और छाती पर एक बड़ा धनुष बना दिया। उसने कमर को उभारने के लिए स्कर्ट को अपनी सिलाई से सिलवाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। रोज, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए? मॉली ने थोड़ा उलझन में अपने काम को देखा। अगर आप इस बड़ी स्कर्ट को फुला लें तो इससे भव्यता और कुलीनता का एहसास होगा, रोजमेरी ने सहजता से सुझाव दिया। हमें इसे बाद में दिखाना होगा। बड़ी स्कर्ट हमारे जूतों को छुपा सकती है और हमें लंबा और अधिक सुंदर दिखा सकती है। तुम सही कह रही हो। मॉली ने बड़ी स्कर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। रोजमेरी ने अपने काम में कुछ रंगों का स्पर्श जोड़ा। लाल, भूरे और समुद्री नीले रंग के स्पर्श से पूरी पोशाक अचानक एक अमूर्त कलाकृति में बदल गई, जिससे एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ। डिजाइनर नंबर 16 को देखिए। मैंने पहले तो उनकी कलात्मक प्रतिभा को नहीं देखा था, लेकिन उनके सहायक द्वारा कुछ स्ट्रोक जोड़ने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस डिजाइन और इन रंगों के साथ ये पहली नज़र में ही बहुत कलात्मक लगता है। ये डिजाइन विंटेज वाइब्स को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एलिमेंट्स के साथ जोड़ता है और इसमें हाई वेस्टेड फुल स्कर्ट का टच है। यह एक साथ कलात्मक और औपचारिक है, जो एक बेहद क्लासी वाइब देता है। मुझे उत्सुकता है कि यह पहनने पर कैसा दिखेगा। ठीक है, अब शो शुरू हो गया है। होस्ट स्टेज पर आ गया। अब हम क्रम से चलेंगे। डिजाइनर या उनके सहायक अपने द्वारा डिजाइन किए गए परिधान पहनकर स्टेज पर अपना जलवा दिखाएंगे। हमारे जज और दर्शक मौके पर ही अंक देंगे। शीर्ष 3 अंक पाने वाले तीसरे दौर में पहुंचेंगे। तीसरे नंबर वाले, तैयार हो जाओ। बैक स्टेज, रोजमेरी ने मॉली को पोशाक देते हुए कहा, इस बार तुम्हारी बारी है। मॉली ने घबराकर सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। पहले दौर में उनकी शानदार जीत का एक कारण रोजमेरी की सुंदरता और व्यक्तित्व का प्रभाव भी था। अगर मॉली स्टेज पर आ जाती है तो शीर्ष 3 में पहुंचने की उनकी संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। रोजमेरी ने शांत स्वर में कहा, तुम कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो। गुलाब, समय नहीं है। अपनी सुस्पष्ट विशेषताओं और मासूम चेहरे वाली मॉली को विंटेज ड्रेस पहनने के बाद मानो किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उपस्थिति इतनी खूबसूरत पोशाक को संभाल नहीं पा रही थी। रोजमेरी ने उन्हें विंटेज स्टाइल का लहराता हुआ हेयर स्टाइल दिया, उनके चेहरे की बनावट को निखारने के लिए साइड स्वैप बैंग्स का इस्तेमाल किया और ब्राइट मेकअप और बोल्ड लाल लिपस्टिक लगाए। इससे न केवल उनका चेहरा निखर उठा और उनका व्यक्तित्व निखर उठा, बल्कि एक अलग ही रंगत भी आ गई। प्रभावशाली दृश्य प्रभाव। रोजमेरी ने उसके लिए मोतियों की बालियां चुनी। अब उसकी नारीत्व निखर उठा और मॉली मोहक और आकर्षक लग रही थी। वह विक्टोरियन युग की किसी संभ्रांत सामाजिक हस्ती जैसी दिखती थी। तीसरे डिजाइनर का हार्दिक स्वागत करें। मंच पर शो का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। दर्शकों की तालियां लहरों की तरह थीं, कभी न खत्म होने वाली। तीसरी डिजाइनर काले और सफेद रंग की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आईं। उनका मेकअप तो परफेक्ट था ही, साथ ही उनका व्यक्तित्व भी दमदार था, लेकिन जजों को निराशा हुई। ये काला सफेद गाउन देखने में तो आकर्षक है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा बहुत टाइट है। डिजाइनर पतली होने के बावजूद भी इसमें से उनका थोड़ा सा पेट दिख रहा है। सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति पर यह कैसा लगेगा। और बिना पीठ वाला, कमर दिखाने वाला डिजाइन ड्रेस के स्तर को गिरा देता है। पीठ की चर्बी दिख रही है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ 5 अंक दे सकता हूँ। ये 5 अंक उसकी चित्रकला कौशल के लिए हैं। डिजाइन बहुत ही सामान्य है। तीसरे डिजाइनर ने जजों और दर्शकों को उनके अंकों के लिए धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया, और अब चौथे डिजाइनर के मंच पर आने का समय था। स्ट्रैपलेस फुल स्कर्ट, स्कर्ट पर खिले हुए फूल, अच्छी पेंटिंग स्किल्स। किनारे से देखने पर इसमें वक्रताएं दिखाई देती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह काफी साधारण है। इसमें कोई नवीन डिजाइन नहीं है। उसके गले में मौजूद हीरे का हार पोशाक से भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है। अब आइए 9वें सहायक का स्वागत करें।
योलांडा अपनी टीम द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस पहनकर धीरे धीरे बाहर निकली। गहरे हरे रंग की स्ट्रैपलेस लंबी ड्रेस जिस पर सुनहरे रंग में सजीव दिखने वाले पक्षी और फूल बने हुए हैं। हालांकि योलांडा के चेहरे पर पोशाक की भव्यता पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आ सकी, जिससे वह साधारण सी लगी और उतनी आकर्षक नहीं लगी जितनी कल्पना की गई थी। उसके लंबे बाल सिर के पीछे चोटी में बंधे हुए थे और उसने कान की बालियां पहनी हुई थीं, जो कोमलता और आज्ञाकारिता दर्शाने का प्रयास कर रही थीं। लेकिन ये पोशाक की शैली से मेल खाना जरूरी था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।